हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का संस्कृत सब्जेक्ट का परीक्षा अध्ययन का आदर्श प्रश्न पत्र यानी कि मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो प्रश्न नंबर 1 में बोला गया है जो उचित है कि जो सही विकल्प है, जो ऑप्शन है, उसको चुन करके आपको यहाँ पे उसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है लतायाम इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति ही अस्ति। इस क्वेश्चन का मतलब है ये जो वर्ड है लतायाम, तो इत्यस्मिन् यानी क्या होता है, इसमें यानी कि इस पदे यानी कि पद में, इस शब्द में कौन सी विभक्ति है, का यानी कि कौन सी विभक्ति है। तो देखिए इसके आंसर को देखने के पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको विभक्ति पता होना चाहिए और कुछ विभक्तियां आपको याद होना चाहिए। एक अकारांत, देन आकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत, ये सब क्या होता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा मेरे ख्याल से आपको। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ कि क्या होता है और कैसे हम ये पता कर सकते हैं कि लतायाम इस शब्द में कौन सी विभक्ति है। तो पहले तो आंसर बता दूं कि इसका आंसर होगा सप्तमी। ये सप्तमी आंसर क्यों होगा, तो इसके लिए मैं आपको चलिए लता की विभक्ति दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमने ओपन कर लिए है लता शब्द की विभक्तियाँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि लतायाम कहाँ पर है। तो लतायाम किस लाइन में आ रहा है, सप्तमी विभक्ति में आता है। तो ये तो आपको पता हो ही गया होगा कि प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी एंड संबोधनी, ये हमारे पास 8 विभक्तियां होती है। ओके, एंड यहाँ पे क्योंकि लता वर्ड में आखिरी में आ की मात्रा आ रही है, तो इसलिए इसको आकारांत पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको पढ़ते हैं हम आकारांत। ठीक है, क्योंकि आ की मात्रा जो हमको आखिरी में देखने को मिल रही है, इसलिए ये आकारांत होगा। अब इसको 1 बाय 1 कोई भी एक आकारांत, अगर आपको बालिका याद होगा तो भी चलेगा, रमा याद होगा तो भी चलेगा, लता याद होगा तो भी चलेगा, कोई भी एक आकारांत याद होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं लता के हिसाब से बताऊं, लता लते लताहा, लताम लते लताहा, लतया लताभ्याम लताभिः, लताये लताभ्याम लताभ्यः, लतायाः लताभ्याम लताभ्यः, लतायाः लतयो लतानां, लतायाम लतयोः लतासु, हे लते हे लते हे लताः। क्वेश्चन आ रहा है कि सर आप इतना डिटेल में क्यों बता रहे हो। रीज़न यही है स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी आपको क्वेश्चन पेपर में लतायाम पूछा गया है। जरूरी है कि एनुअल एग्जाम में लतायाम आएगा। हो सकता है आपको लताभ्याम बोल दे, लताभ्य बोल दे, लताभी बोल दे, लते बोल दे, कुछ भी बोल सकता है। तो इसलिए आपको ये सारी विभक्तियां जो है 1 बाय 1 धीरे धीरे आपको याद करना शुरू कर देना चाहिए, बिकॉज आपको पता नहीं है कि कौन सी विभक्ति वहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक लता की विभक्ति बिल्कुल आपको याद कर ही लेनी चाहिए। एक आकारांत अगर आपको याद हो गई तो फिर ये कहीं से भी कुछ भी आ जाए आपसे बन जाएगा। तो याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, और जो लतायाम है ये सप्तमी विभक्ति, मैंने आपको आंसर भी बता दिया। इसको सिंपली याद कर लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ख वाले क्वेश्चन में बोला गया है अस्माकम इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। अस्माकम ये जो है इत्यस्मिन् यानी कि इस पद में यानी कि शब्द में कौन सा वचन है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए आपको कौन सी विभक्ति याद करनी होगी, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो अस्मद ये जो शब्द रूप है, इसकी आपको विभक्तियां याद करनी पड़ेगी। एक अस्मद होता है और एक युष्मद होता है। फिलहाल अस्मद की बात करते हैं। तो अस्मद की विभक्ति देखिए, यहाँ पे भी वही प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। बाकी जो संबोधन है वो तो पहला जैसी रहता है, बस हे लग जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसको याद कैसे करना होगा। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आवयोः अस्माकम, मयि आवयोः अस्मासु। इस तरीके से आपको लाइन बाय लाइन इस विभक्ति को भी याद करना होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या था, मैं वापस क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्वेश्चन था कि जो अस्माकम वर्ड है ये कौन से वचन में आता है। अभी विभक्ति नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे विभक्ति क्वेश्चन में बोला ही नहीं। इसने क्या बोला है, ये एक वचन में आता है कि द्विवचन में आता है कि बहुवचन में आता है। एक वचन यानी कि एक के लिए इस्तेमाल होता है, द्विवचन यानी कि 2 के लिए यूज होता है, और बहुवचन यानी कि बहुत सारे लोगों के लिए यूज होता है। तो देखिए अस्माकम कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है बहुवचन के अंदर। तो इसलिए जो अस्माकम है वो बहुवचन में आ रहा है, ये उसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपली आप इसको लर्न कर लेंगे। और ये भी जरूरी नहीं है कि एग्जाम में अस्माकम आएगा, यहाँ से मया, मह्यम, मत, मम कुछ भी आ सकता है। इसलिए आपको ये विभक्ति जो है याद करनी होगी। फिर से मैं आपको रिकेप करा दूं, एक अकारांत, एक आकारांत, एक इकारांत, एक इकारांत। ये कुछ जो मैं बता रहा हूँ ना, ये जैसे से हम सेट बाय सेट आगे पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। आज आकारांत आपको समझ में आ गया कि लता,
लता में आखिरी में क्या आ रहा है, आ की मात्रा, इसलिए उसको आकारांत बोलते हैं। ऐसे ही अगर मैं बालक बोलूंगा तो बालक में आखिरी में क आ रहा है तो उसको अकारांत बोलते हैं। जैसे कवि बोलूंगा, कवि में व में छोटी की मात्रा तो उसको इकारांत बोलते हैं। आखिर में मात्रा कौन सी आती है इसको चेक करते हैं और उसके हिसाब से जो है हम वो डिसाइड कर सकते हैं कौन सा अकारांत, इकारांत, आकारांत क्या है, इस तरीके से पता कर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अस्माकम जो है उसमें बहुवचन हमको देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग वाले क्वेश्चन में बोला गया है चतुर्थी विभक्ति ही अस्ति। चतुर्थी यानी कि चतुर्थी नंबर पे जो विभक्ति है, अस्ति यानी क्या होता है संस्कृत में, इसका मतलब होता है। देखिए अस्ति हर जगह पे आया है, अस्ति यानी कि है। तो इनमें से कौन सी विभक्ति जो है वो चतुर्थी विभक्ति है? तो यहाँ पे आपको जो है राजा की विभक्ति देखना पड़ेगा। राजा इज नॉट द आंसर। ओके, इसके पहले मैं ये भी बता दूं कि जो अस्माकम वाला आंसर था उसका बहुवचन था, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखिए इनमें से चतुर्थी विभक्ति कौन सी है? राजा है कि राज्ञ है कि राज्ञो है कि राज्ञ है? अब देखिए आंसर तो ठीक है, यहाँ पे राज्ञ है। ठीक है, पर ये कहाँ से आया, तो उसके लिए हमको राजा की विभक्ति देखना होगा। चलिए देखते हैं कहाँ आ रहा है वो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राजा के शब्द रूप यानी कि उसकी विभक्ति। तो देखिए ये भी आपको विभक्ति याद करना होगा। अब देखिए यहाँ पे जो राजा है ये बेसिकली आखिरी में आ है तो ये आकारांत है। ठीक है, तो देखिए इसको याद कैसे करते हैं। राजा, राजा नौ, राजा नः, राजानम, राजा नौ, राज्ञः, राज्ञा, राजभ्याम, राजभिः, राज्ञे, राजभ्याम, राजभ्यः, राज्ञः, राजभ्याम, राजभ्यः, राज्ञः, राज्ञो, राज्ञाम, राज्ञी या फिर राजनी भी बोलते हैं, राज्ञो, राजसु, हे राजन, हे राजानो, हे राजानः। तो इस तरीके से आपको विभक्तियाँ जो है कुछ कुछ याद करनी पड़ेगी। जो जो सेट में आ रही है वो तो आपको याद होनी ही चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया था इनमें से कौन सी चतुर्थी विभक्ति है। चतुर्थी यानी कि फोर्थ लाइन वाले पे आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखिए राज्ञ, तो राज्ञ जो है ये चतुर्थी विभक्ति का एक पोर्शन है। इसके अलावा क्या क्या ऑप्शन थे, वहाँ पे ऑप्शन था राजा, तो ये तो प्रथमा की है, ये हो गया कैंसल। फिर है राज्ञ, राज्ञ पंचमी में भी है, षष्ठी में भी है, पर चतुर्थी में नहीं है। उसके बाद राज्ञो, राज्ञो देखिए कहाँ पे, षष्ठी और सप्तमी में आ रहा है, तो ये भी चतुर्थी में नहीं है। उसके बाद आया है राज्ञ, जो कि आपका आंसर है। तो राज्ञ जो है वो आपका आंसर हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति का। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। घ वाले क्वेश्चन में बोला गया है द्विवचनस्य शब्द रूपम अस्ति, कि द्विवचन और ये आधा स और य को पढ़ते हैं स्य। स्य का मतलब क्या होता है, का, के, की, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, संस्कृत पढ़ रहे तो इतना बेसिक तो पता होना चाहिए कि स्य का मतलब का, के या फिर की, इन तीनों में से जो भी सूट करते हैं वहाँ पे सेंटेंस के हिसाब से वो उसका मीनिंग होता है। तो द्विवचन का शब्द रूप अस्ति यानी कि है। तो द्विवचन का शब्द रूप इनमें से कौन सा है? तो वैसे तो आंसर आपको दिख रहा है कि तौ है। अब इसके लिए आपको एक और विभक्ति याद करनी होगी जो कि है तद पुल्लिंग की। ठीक है, तो तद पुल्लिंग के रूप देख रहे हैं यानी कि बहुत सारी विभक्तियां देख रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी एंड सप्तमी। ठीक है, ये सारी दी हुई है। अब इनको वन बाय वन चलिए हम इसको याद कैसे करते हैं पहले वो बताते हैं। सह तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तैहे, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। अब यहाँ पे अगर आपको ये याद नहीं करना है तो इसका ऑप्शन आपके पास होगा। अगर आपको बालक की या फिर राम की अगर विभक्ति याद है तो भी चल जाएगा, क्योंकि जो बालक की विभक्ति थी या फिर जो राम की विभक्ति है वही सेम यहाँ पे अप्लाई होता है। बिकॉज संस्कृत में जो ये सह वर्ड है, ये सह का मतलब होता है वह, और वह ये लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये सा होता तो सा का मतलब क्या होता है, सा का मतलब होता है वह, लेकिन वो लड़कियों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो सह यानी वह यानी लड़का, तो लड़का जो है राम भी है, बालक के लिए भी है, तो वही चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे कभी बालक की विभक्ति तो बालकः, बालको, बालके। तो ठीक है, इस तरीके से ही होता है बेसिकली। तो सह तौ ते, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि इनमें से कौन सी द्विवचन यानी कि द्विवचन, यहाँ से ऑप्शन देखना है कौन सा है। तो ऑप्शन क्या था, पहला ऑप्शन था सह। तो देखिए द्विवचन की बात करें तो पहला ऑप्शन था सह, तो सह तो एक वचन है तो ये तो हो जाएगा कैंसल। ठीक है, उसके बाद तौ था, ये सही आंसर बिकॉज ये द्विवचन में आता है। देखिए द्विवचन में आ रहा है, राइट, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद तस्य, तस्य कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है एक वचन में, तो रॉन्ग हो जाएगा आंसर। उसके बाद तेषु, तेषु कहाँ पे, देखिए तेषु जो है बहुवचन में है, तो द्विवचन में कौन सा है, तो तौ आएगा। तो इसलिए आपको अगर बालक की विभक्ति याद है, राम की विभक्ति याद है,
तो भी चलेगा, या ये वाली याद है तो आपको बालक या फिर राम की याद नहीं करनी पड़ेगी। तीनों में से कोई भी एक याद करेंगे तो भी आपको ये जो क्वेश्चन है वो इजीली बन जाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है विद्या माता इव रक्षति इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो विद्या है वो माता के इव यानी होता है समान। इव का मतलब क्या होता है? समान, सिमिलर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इव यानी होता है समान या सिमिलर। तो विद्या जो है यानी कि जो एजुकेशन है वो माता के जैसे ही या उसके समान ही रक्षति यानी कि रक्षा करता है। तो इत्यस्मिन् यानी कि इस वाक्य यानी कि वाक्य में अव्यय कौन सा अस्ति यानी है। तो इस वाक्य में अव्यय कौन सा है? तो आंसर होगा इसका इव। अब देखिए कुछ अव्यय है, अगर आप इसको 3 से 4 बार पढ़ लेंगे या फिर हर एक हफ्ते में एक बार उसको रिकेप करेंगे तो आपके माइंड में जो है वो अव्यय की लिस्ट जो है वो फिक्स हो जाएगी। चलिए मैं आपको बेस्ट जो अव्यय है उनकी लिस्ट दिखाता हूँ ताकि आप उसको माइंड में कैप्चर कर सकें। अभी लिस्ट देख करके आपको चक्कर नहीं आनी चाहिए, बिकॉज 1-2 बार आप रीड करेंगे तो आपके दिमाग में फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ अव्यय दिए हैं, उनके शब्द हैं मतलब, और उनके अर्थ भी दिए हुए हैं। देखिए जैसे हो गया अत्र, कुत्र, यत्र, सर्वत्र, तत्र, यदा, कदा, तदा, अद्य, ह्यः, श्व, स्व, इदानीं, तदानीं, अधुना, साम्प्रतम्, अन्येदु, अत्रैव, कानिश्चित्, परश्वः, मृषः, मा, अंतरे, एकदा, धिक्, तूष्णीं। तो ये एक पहला ग्रुप था। सिंपली आप इसको पढ़ना है, इसकी मीनिंग याद कर सको तो अच्छी बात है, नहीं भी तो अगर आप इतने याद कर लेंगे पहले लॉट में, ठीक है, इतने ही हो गए अव्यय। नेक्स्ट अव्यय का लॉट देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, लिस्ट देख करके डरना नहीं है, पढ़ेंगे नहीं तो अव्यय पे कम से कम 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो 1-2 बार रोज पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है शनैः है, उच्चैः है, नीचैः है, अथ, बहिः, नक्तम, दिवा, नूनम, ईशत, ऋते, अहर्निशम, अथ, किम, किम, किंच, कदापि न, रीतम, तर्हि, यावत्, विना, नाना, अंतरेण, तावत्, क्वचित्, आरात्, किमुत, अस्कृत, अन्यच्च, वा, कुत्रापि। ये हो गया सेकेंड लॉट जो आपको याद करना है। ठीक है, देखिए मेरा जो इंटेंशन है स्टूडेंट्स वो ये है कि आप सिर्फ इस एक सेट के हिसाब से तैयार मत करिए, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है तो आप डिटेल वाइज जाइए कि कोई भी क्वेश्चन आएगा अव्यय के लिए आप तैयार हो। ठीक है, सिर्फ एक सेट के हिसाब से मत जाइए। अच्छी बात है सेट तैयार कर रहे हैं, बट आपको जो है पता नहीं कि कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए जो है आपको जो है ये लिस्ट पता होना चाहिए बेसिक्स से, इसलिए मैं बेसिक्स पे थोड़ा सा फोकस करता हूँ। ठीक है, चलिए थर्ड लॉट जो कि आखिरी लॉट है उसको दिखाता हूँ मैं आपको। तीसरा लॉट आपको बहुत पसंद आएगा बिकॉज बहुत छोटा सा लॉट है। इसमें है अधः, इति, यत्, तत्, तु, अतएव, संप्रति। तो ये लिस्ट आपको जो है लगातार 3-4 बार जो है आपको देखना पड़ेगा, जिससे आपको इजीली ये याद हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति। अब यहाँ पे कई स्टूडेंट्स जल्दबाजी में पढ़ते हैं और गलत आंसर लिख के आ जाते हैं। अधो यानी कि नीचे, लिखितेषु यानी कि जो लिखे हुए हैं उनमें से अव्यय न आस्ति, नास्ति यानी न और अस्ति अलग है, नहीं, अस्ति यानी है। तो नीचे लिखे हुए में से कौन सा अव्यय नहीं है? नास्ति यानी कि नहीं है। तो देखिए अभी जो हमने लिस्ट देखे थे वहाँ पे अत्र भी था, तत्र भी था, यत्र भी था, लेकिन सत्र नाम का वर्ड नहीं था। तो सत्र जो है वो अव्यय नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सत्र। कि सत्र जो है ये जो वर्ड है ये अव्यय नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 में बोला गया है प्रदत्त है शब्द है रिक्त स्थानानि पूर्यत। यानी कि प्रदत्त यानी कि जो आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ये सारे जो ऑप्शन दिए गए हैं, इन शब्द यानी कि शब्दों में से चुन करके आपको रिक्त स्थान यानी कि जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसको आपको पूर्यत यानी कि भरना है। इन ऑप्शन में से चुन करके आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। अब देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है क। इसमें क्या बोला गया है? शृगालः इत्यस्य पदस्य ब्लैंक पर्याय पदम अस्ति। यानी कि जो शृगाल ये वर्ड है, शृगाल मतलब क्या होता है? इसको लोमड़ी बोलते हैं। ठीक है, लोमड़ी एक एनिमल होता है, शृगाल जिसको संस्कृत में बोलते हैं। तो इत्यस्य यानी कि इस, पदस्य यानी कि शब्द का, पर्याय पद यानी कि इसको और क्या हम बोलते हैं ये आपको यहाँ पे बताना है। तो शृगाल का जो यानी कि लोमड़ी को और हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर होगा जम्बूकः। तो पहला आंसर क्या होगा? जम्बूकः। बिकॉज शृगाल को संस्कृत में और क्या बोलते हैं? जम्बूकः यानी कि लोमड़ी। ठीक है, क्लियर है? जैसे जल को पानी भी बोलते हैं तो सेम वर्ड हो गया, सेम मीनिंग हो गया। ऐसे ही शृगाल को संस्कृत में जम्बूकः बोलते हैं
और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लोमड़ी। ख क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पत्नी इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम अस्ति। जो ये वर्ड है पत्नी, इस पद का, इस शब्द का पर्याय पद यानी कि इसको और क्या बोलते हैं, तो संस्कृत में पत्नी को क्या बोलते हैं, भार्या। ठीक है, भार्या यानी क्या होता है, पत्नी, ये आपको पता होना चाहिए। अगर पता नहीं है तो इसको याद करते हुए चलिए मेरे साथ। तो पत्नी पद का जो पर्याय पद है वो है भार्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ग। इसमें क्या बोला गया है, दानवाय इत्यस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति। तो ये जो वर्ड है दानवाय यानी कि दानव के लिए, अब यहाँ पे संस्कृत में एक वर्ड है आ की मात्रा और य, तो आय। ठीक है, अगर मैं अ लिख दूं यहाँ पे तो आय, आय का मतलब क्या होता है संस्कृत में, आय का मतलब होता है के लिए। देखिए कुछ बेसिक है जो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। जैसे संस्कृत में बताया मैंने आधा स और य, स यानी का के की, ऐसी आय का मतलब होता है के लिए। संस्कृत के बेसिक के साथ मैं चल रहा हूँ एकदम से। तो दानवा यानी कि दानों के लिए, तो इतस्य पदस्य यानी कि इस पद का विलोम पद, विलोम यानी कि अपोजिट, उल्टा, वो है कौन सा, दानव का उल्टा क्या होता है, दानव का उल्टा होता है मानव, इंसान। ठीक है, दानव यानी कि जानवर जो लोगों को खा जाता है, तो दानव का उल्टा क्या होता है, मानवाय। तो इसलिए आंसर क्या होगा इसका, मानवाय आएगा। ठीक है, तो दानव का उल्टा मानव, ये आपको पता होगा भी, हिंदी की वोकेबलरी आपको अगर पता होगी तो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है सार्थकम इत्यस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति। तो इस क्वेश्चन का मतलब है जो सार्थकम, जो कि सही है, जो उचित है, जिसका कुछ अर्थ हो, तो सार्थकम इस पद का विलोम पद यानी अपोजिट यानी कि उल्टा है, क्या होगा, सार्थकम जिसका अर्थ हो, इसका उल्टा है निरर्थकम यानी कि जिसका कोई अर्थ नहीं हो, जो बेकार की चीज हो। तो सार्थक का उल्टा क्या होता है, निरर्थक। ये आपको जो है याद करना होगा, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप जो पढ़ रहे हैं आपका नॉलेज बढ़ रहा है और साथ ही साथ आपका सेट भी तैयार होते जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है विशालः ग्रामः इत्यन्यो पदयो विशेषणम अस्ति। तो यहाँ पे जो विशाल ग्राम यानी कि बड़ा सा गांव, विशाल यानी क्या होता है बड़ा, और ग्राम यानी होता है गांव, बड़ा गांव। इत्यन्यो पदयो यानी कि इन शब्दों में से विशेषण शब्द जो है वो कौन सा है। अब दो चीजें होती है, पहले मैं आपको समझाता हूँ। एक होती है संज्ञा, नाउन, जिसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन उस नाउन के बारे में, उस संज्ञा के बारे में अगर हम कुछ खास बता रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे नाउन क्या है, नाउन जो है वो है गांव, क्योंकि हमने नाउन की डेफिनेशन क्या पढ़े हैं बचपन से, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, सिंपल बता रहा हूँ मैं एकदम। तो यहाँ पे जो ये गांव है जहाँ पे लोग रहते हैं, ये प्लेस का नाम है, नेम ऑफ द प्लेस, राइट, नेम ऑफ द प्लेस, गांव एक प्लेस का नाम है। अब अगर हम उस नाउन के बारे में कुछ खास बता रहे हैं या कुछ विशेष स्पेशल बता रहे हैं, जिसको हम विशेषण बोलते हैं, कि उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बता रहे हैं, जिसकी तारीफ कर रहे हैं बोल सकते हैं, तो जिसकी तारीफ वाले जो शब्द होते हैं, इसके बारे में एक्स्ट्रा बता रहे हैं, वो हमारा होता है विशेषण शब्द होता है। जैसे गांव कैसा है, ये गांव बहुत बड़ा है, विशाल यानी बहुत बड़ा है। ठीक है, तो बहुत बड़ा यानी उसकी तारीफ कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा बता रहे हैं, कुछ विशेषता बता रहे हैं, कुछ खासियत बता रहे हैं, तो ये हो जाएगा विशेषण। तो आंसर क्या आएगा कि विशाल गांव, बड़ा गांव, इसमें जो विशेषण शब्द है वो कौन सा है, विशाल शब्द जो है वो है बेसिकली विशेषण। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चतुर काकह यानी कि चतुर बहुत चालाक, जिसका दिमाग तेज होता है, काकह यानी कि कौवा। इत्यनयो पद यानी कि इन शब्दों में से विशेष्य कौन सा है। विशेष्य क्या होता है, नाउन, जिसके बारे में हम तारीफ कर रहे हैं। तो यहाँ कौवा जो है, जो काकह है, ये नाउन है, क्योंकि ये बेसिकली एक लिविंग थिंग है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये काकह क्या हो जाएगा, ये विशेष्य, जिसकी आप विशेषता बता रहे हो, जिसके बारे में आप एक्स्ट्रा खास बात बता रहे हो। जैसे चतुर हम बोल रहे हैं, चतुर यानी कि दिमागदार, दिमागदार कौन है, आप किसके बारे में बता रहे हो, काकह। तो जिसके बारे में बता रहे हैं नाउन बेसिकली, वो हो जाएगा विशेष्य। और जिसके बारे में यानी कि नाउन के बारे में अगर हम कोई विशेषता बता रहे हैं, कोई खासियत बता रहे हैं, तो उसको बोलते हैं विशेषण। क्लियर है। एक और ट्रिक मैं आपको अपने साथ शेयर करता हूँ। 95% एग्जाम्पल्स में आपको यही मिलेगा कि कभी भी विशेषण जो है वो आपको पहले देखने को मिलेगा और जो विशेष्य है वो आपको बाद वाला शब्द देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये मेरी ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी। विशेषण पहला शब्द, विशेष्य बाद वाला शब्द। ठीक है, 95% केसेस में अप्लाई होता है, बाकी फिर भी मीनिंग वाइज जाएंगे तो आपको श्योरिटी से कंफर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। इसमें बोला गया है युग्म मेलनम कुरुत, यानी कि युग्म यानी कि आपको जोड़ी बनाना है, मेल करके यानी कि यहाँ पे जोड़ी बनाने का काम करना है, कुरुत यानी कि करिए। ठीक है, मैच द कॉलम, जोड़ी बनाना है आपको। तो इस मैच द कॉलम में कुछ संधि और समास के ऊपर क्वेश्चन दिए हैं। अगर आपको संधि समास आता होगा तो बहुत अच्छी बात है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, और नहीं
तो देखिए मैं तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हैं उसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल समझाऊंगा कि कैसा कॉन्सेप्ट है इसका, और नहीं फिर भी अगर आपको सेपरेट में संधि और समास की क्लास या उसकी वीडियो चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए कमेंट कीजिए, आपको सेपरेट एक संधि या फिर समास की वीडियो जो है बहुत जल्दी मिल जाएगी। वैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से लाएं, लेकिन अगर आपको तुरंत चाहिए तो उसके लिए आपको कमेंट करना होगा, और जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उसके हिसाब से फिर हम आपके लिए जल्दी से वो वीडियो ला लेंगे। चलिए इसमें पहले कॉलम जो कि अ है और दूसरा कॉलम आ है, तो पहले कॉलम में जो पहला क है वो क्या दिया है, विद्यालयः। तो देखो विद्यालयः, अगर मैं इसका संधि विच्छेद करता हूँ, संधि को तोड़ता हूँ, तो आएगा आंसर विद्या धन आलय। विद्या यानी कि शिक्षा, ठीक है, और आलय यानी कि घर। तो विद्या का घर किसको बोलते हैं, विद्यालय। अब यहाँ पे संधि कौन सी है, तो इसका आंसर होगा दीर्घ स्वर संधि। अब उसका रूल क्या होता है मैं चलिए आपको दिखाता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं विद्यालय का जो संधि विच्छेद है तोड़ेंगे तो क्या होगा, विद्या प्लस आलयः, ठीक है। अब देखिए कभी भी संधि को पहचानते कैसे हैं मैं आपको सिखाता हूँ। उसके लिए जो ये पहला वर्ड है, इस पहले वर्ड में आखिरी में इसके लास्ट पार्ट में क्या दिख रहा है, आ की मात्रा है, ठीक है। क्या है ये, आ की मात्रा है, ठीक है। अब दूसरे वर्ड का ये पहला वाला देखते हैं, क्योंकि ये दोनों ही आपस में मिलने वाले हैं ना। तो पहले का लास्ट और दूसरे का पहला, इसमें आपको क्या दिख रहा है, आ दिख रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे आ। तो देखिए अ या फिर आ, अगर पहले के आखिरी में अ या आ है और दूसरे के पहले में भी अगर यही दो ही है, सेम है, अ आ एक ही कैटेगरी में होते हैं, तो अगर दोनों सेम है तो दोनों मिल करके बड़ी मात्रा, यानी कि अगर मान लेते ये अ और अ भी होता, मान लेते ये अ प्लस अगर अ होता तो भी क्या बनता, ये तो भी आ ही बनता, क्योंकि दीर्घ बनने वाला है, दीर्घ यानी कि बड़ा बनने वाला है। छोटे छोटे मिलेंगे तो भी ये बड़ा ही बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं दीर्घ स्वर संधि। इसके नीचे भी देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। ये देखिए पहले के आखिरी में छोटी ई की मात्रा है और दूसरे के स्टार्टिंग में दिया है बड़ी ई की मात्रा, तो ये बड़ी ई की मात्रा बन गई। अब यहाँ पे देखिए ये छोटा ऊ है, ये छोटा ऊ है, छोटा ऊ मिलकर क्या बना, बड़ा ऊ बना। अगर दोनों सेम है, पहले के लास्ट में और दूसरे के पहले में अगर दोनों में सेम है, तो वहां पे हमेशा दीर्घ स्वर संधि होती है। ये बेसिक्स है, ठीक है। तो दीर्घ स्वर संधि के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, और इसीलिए विद्या धन आलय में जो आपको संधि देखने को मिलेगी वो होगी दीर्घ स्वर संधि, इसलिए इसको मैच करेंगे हम दीर्घ स्वर संधि से। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला। इसके बाद वाले ख में बोला गया है मनः धन रथः। अब पहली बात तो पहले के लास्ट में अगर कभी भी आपको यहाँ पे विसर्ग दिख जाए, दो बिंदु दिख जाए, तो वहां पे हमेशा कौन सी संधि होती है, वहां पे हमेशा कौन सी संधि होती है बोलेंगे तो विसर्ग संधि होती है, बिकॉज ये दो डॉट को हम बोलते हैं विसर्ग। अगर पहले के लास्ट में, पहले शब्द के लास्ट में अगर विसर्ग है तो हमेशा याद कर लो कि वो विसर्ग संधि ही होगी। अब प्रॉब्लम यहाँ पे है कि मैच द कॉलम में इसके अगेंस्ट हमको ये नहीं बोल रहा है कि कौन सी संधि है, हमको बोल रहा है कि इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा। अब देखिए कभी भी याद रखना इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मनः धन रथ, जोड़ेंगे तो बनेगा मनोरथ। पहली बात तो ये बहुत फेमस वर्ड है मनोरथ, मन रथ तो कोई शब्द होता नहीं है, मनोरथ बनेगा। तो यहाँ से जब विसर्ग हटता है तो ये ओ की मात्रा बन जाता है। अब ये ओ की मात्रा क्यों बना, इसका रूल क्या है, देखिए मैं पर्सनली बताता हूँ। इतने सारे रूल्स किसी भी स्टूडेंट के लिए याद करना आसान नहीं होता है, इसलिए प्रैक्टिस के लिए अगर हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हमको चीज़ें माइंड में फिक्स होती जाता है। हमको ये भी पता होना चाहिए कि मनोरथ कोई वर्ड नहीं होता, मनोरथ होता है। तो प्रैक्टिस से भी आप ये चीज़ें समझ सकते हैं, जितना आप रीड करेंगे इसको बार बार एग्जाम्पल्स को, आपके माइंड में फिक्स होते जाएगा। फिर भी मैं आपके साथ ये जो रूल है, जो नियम है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो नियम की जो पहली लाइन है इसको कर देते हैं कट, बिकॉज इसका कहीं पे भी यूज़ नहीं हुआ है हमारे एग्जाम्पल में। हमारा एग्जाम्पल क्या है, पहले मैं उसको लिख देता हूँ। ये हमारा एग्जाम्पल है मनः, ओके, प्लस रथः, यही एग्जाम्पल है। एंड इसमें हमको जब जोड़ेंगे तो इसको बनाएंगे मनोरथः। तो ये जो विसर्ग है, ये विसर्ग जो है वो ओ की मात्रा कैसे बन रहा है, तो रूल ये है कि विसर्ग, देखिए ये विसर्ग है और विसर्ग के ठीक पहले क्या आ रहा है, अ। ये जो मन है, मन आखिर में न के बाद न अ आ रहा है, तो विसर्ग के पहले क्या आ रहा है, यहाँ पे अ आ रहा है। तो अगर विसर्ग के पहले अ आ रहा है और इस अ के बाद में फिर से या तो अ आना चाहिए, ठीक है, या तो किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आना चाहिए, या फिर य र ल व आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये र तो आ रहा है, ठीक है, तो विसर्ग भी है, विसर्ग के पहले अ भी है और अ के बाद हमको दिख रहा है कि यहाँ पे र भी है, ठीक है। तो इसलिए जब भी ऐसा होगा तो विसर्ग क्या बन जाता है, हमारा ओ की मात्रा बन जाता है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये आंसर में हो जाएगा मनोरथः। तो ये समझ में आया अभी आपको कि ओ की मात्रा क्यों बन रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ विसर्ग के सामने अ आ रहा है और विसर्ग के ठीक बाद र आ रहा है।
ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि मनोरथ क्यों हुआ। लेकिन एक नई चीज़ आई है यहाँ पे, तीसरे चौथे और पांचवें वर्ण। अब ये क्या है और ये वर्ग क्या है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। वैसे तो स्टूडेंट्स आपने वर्णमाला पढ़े होंगे, मुझे पता है। तो इसमें 5 मेन वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो यहाँ पे क वर्ग के अंदर आता है क ख ग घ ड़, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न और प फ ब भ म। तो रूल में क्या बोल रहा है, किसी भी वर्ग का अगर तीसरा चौथा या पांचवा, तीसरा चौथा या पांचवा, तीसरा चौथा या पांचवा, तीसरा चौथा या पांचवा, तीसरा चौथा और ये पांचवा, इसमें से कोई भी आएगा तो भी वो ओ की मात्रा बन जाएगा, यानी विसर्ग होना चाहिए। ओके, विसर्ग हो गया हमारा। विसर्ग के सामने अ होना चाहिए, अ होना चाहिए, या फिर जैसे मान लेते में लिखा है यहाँ पे बकह, तो ये विसर्ग हो गया। और क अ में यहाँ पे भी अ है, बेसिकली छुपा हुआ है। और इसके बाद या तो यर लव होना चाहिए, या फिर इनमें से कुछ भी होगा, इनमें से कुछ भी होगा तो ये ओ की मात्रा बन जाता है। कौन? विसर्ग हट करके ये क्या बन जाता है, ओ की मात्रा बन जाता है। तो आप बताइए क्या इतना आप रूल याद कर सकते हो क्या सिर्फ एक के लिए? ऐसे तो और भी बहुत सारे रूल हैं। तो सिंपली मेरा कॉन्सेप्ट यही होगा कि प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से आपको बन जाएगा कि मनः धन रथ में मनः रथ कोई वर्ड नहीं होता है, मनोरथ जो है बहुत प्रैक्टिसेबल है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, डेली इसको पढ़ेंगे, तो आपके माइंड में उसके जो एग्जाम्पल्स है 2-3 बार रीडिंग करेंगे तो आपके माइंड में फिक्स होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मनः धन रथ जो है ये बहुत कॉमन वर्ड है, मनोरथ। तो जितना आप रीड करेंगे आपको प्रैक्टिस से बन जाएगा। तो मनोरथ विल बी द राइट आंसर फॉर द मैच द कॉलम। ठीक है, मैच द कॉलम के लिए सबसे बेस्ट आंसर होगा मनोरथ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए पहले का जो आंसर था वो यहाँ पे दिया हुआ है दीर्घ स्वर संधि, दूसरे का आंसर हो गया मनोरथ। अब बात करते हैं तीसरे वाले की, जहाँ बोला गया सूर्योदय। सूर्योदय यानी कि यहाँ पे अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूंगा तो सूर्य धन उदय, तो पहला अक्षर सूर्य हो गया और दूसरा हो गया उदय। तो यहाँ पे जो संधि है वो कौन सी होगी, तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर है गुण स्वर संधि। क्यों? चलिए मैं आपको सिखाता हूँ और दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे गुण संधि का रूल क्या होता है, तो पहले के आखिरी में या तो अ होना चाहिए या तो फिर आ होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। देखिए अ फिर आ की मात्रा, फिर अ, फिर आ की मात्रा, फिर आ की मात्रा, कोई मात्रा नहीं, मतलब अ होता है। ठीक है, आ की मात्रा, सूर्य, तो ये आ गया सूर्य वाला। ठीक है, तो सूर्य और धन उदय। अब रूल क्या है, जब भी पहले के आखिरी में अगर अ या आ है और दूसरे के स्टार्टिंग में क्या क्या आ सकता है, रूल क्या है गुण संधि का, कि अ या आ के बाद दूसरे शब्द के पहले में या तो ई या ई आना चाहिए, छोटी ई या फिर बड़ी ई, या फिर छोटा ऊ या बड़ा ऊ, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता है। आप देखिए ऊ ऊ ऊ, ई ऊ ऊ ऊ, ई ऊ ऊ ऊ, ये ऋषि भी आ सकता है। ठीक है, मैं बताना भूल गया था। तो ई ऊ या फिर ऋषि आ सकता है। तो अगर ई आएंगे तो ये क्या बन जाता है, ए बन जाता है। ऊ आएगा तो ओ बन जाता है, और ऋषि आएगा तो अर या फिर र बन जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अ है और अ के बाद ऊ है, तो अ और ऊ, अब देखिए रूल क्या है दिखाता हूँ, कि अगर ऊ या ऊ आएगा तो ये क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। इसलिए यहाँ पे सूर्यो, ओ की मात्रा बन गई है बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से ऊ अगर आएगा बाद वाले में तो ये ओ की मात्रा बन जाता है, इसलिए सूर्य धन उदय में सूर्योदय ये ओ की मात्रा आ जाती है। तो अगर अब रूल क्या है कि पहले के आखिरी में अ या फिर आ रहा है और बाद वाले में ई आ रहा है या फिर ऊ आ रहा है या फिर ऋषि आ रहा है, तो उस केस में ये गुण संधि होती है या फिर गुण स्वर संधि इसको बोलते हैं। तो ये बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी है मेरे पास, जो कि मैं आपको संधि की वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल आप इतना याद कर लीजिए, अ और आ के बाद अगर ई ऊ ऋषि आ रहा है तो वहां पर गुण स्वर संधि होती है। इसलिए सूर्य धन उदय में, सूर्योदय में क्या होगा, गुण स्वर संधि होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा गुण स्वर संधि, जो कि पहला ऑप्शन था। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन थे इसमें संधि के ऊपर। अब बात करते हैं, यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हैं ये समास के ऊपर। तो देखिए नीलोत्पलम, अगर इसको मैं ब्रेक डाउन करूँगा तो नीलो यानी कि नीला कलर का, उत्पलम यानी क्या होता है, उत्पलम यानी होता है कमल का फूल, तो नीले कलर का फूल। अब देखिए यहाँ पे अभी हमने बात की थी विशेष्य और विशेषण। तो विशेष्य नाउन क्या है हमारे पास, कमल का फूल, एक चीज़ का नाम है, और उसके बारे में एक्स्ट्रा वर्ड बता रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसके बारे में खासियत विशेषता बता रहे हैं, नीला कलर का है वो। तो जो यहाँ पे है, अगर हम किसी नाउन के बारे में, किसी संज्ञा के बारे में
उसकी विशेषता भी बता रहे हैं, तो वहाँ पे जो है कौन सा समास होता है, वहाँ समास होता है कर्मधारय समास। ओके, तो अगर कोई विशेष्य भी है और उसकी आप विशेषता बता रहे हो, किसी नाउन की विशेषता बता रहे हो और नाउन भी वहाँ पे है, संज्ञा भी वहाँ पे है, तो हमेशा वहाँ पे कर्मधारय समास होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है पंचवटी। तो यहाँ पे जो वर्ड है पंच, संस्कृत में पंच यानी क्या होता है, पांच। ठीक है, पंच एक संस्कृत वर्ड है, शब्द है, जिसका हिंदी में होता है पांच। अगर कोई भी शब्द आपको दिख रहा है और उसका जो पहला पार्ट है वो अगर नंबर है ना, तो जब भी नंबर दिख जाए तो सीधा बोल देना कि वो क्या है, वो द्विगु समास है। क्योंकि देखिए द्विगु समास में क्या होता है कि जो पहला नंबर है, देखिए यहाँ पे द्वि, द्वि यानी कहता है दो, तो दो क्या है, नंबर है, यहाँ से भी याद कर सकते हो। और पंच वो भी नंबर है, तो द्विगु समास में जो पहला हिस्सा होता है शब्द का वो नंबर होना चाहिए। अब मैं आपको इसका मीनिंग समझाता हूँ। पंचवटी यानी कि पांच वटों का समूह। वट यानी क्या, जो बरगद पेड़ होते हैं, ओके, पेड़ों का समूह। तो पांच वहां पे पेड़ है, तो पांच पेड़ों के समूह को बोलते हैं पंचवटी। और क्योंकि पहले हमको नंबर मिल गया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा द्विगु समास। क्लियर है। नेक्स्ट है पीतांबर। यहाँ पे दो अक्षर है, पीता प्लस अंबर। ठीक है, पीता यानी कि पीला, पीला, और अंबर यानी क्या होता है, कपड़ा। पीले कपड़े जो पहन के बैठे वो कौन होते हैं, तो वो होते जनरली विष्णु जी। तो एक चीज याद रखना, पीला अंबर, पीली धोती जो पहन के बैठे हुए हैं वो कौन है, वो है हमारे विष्णु भगवान। तो अगर इस शब्द के द्वारा पीछे में कोई छुपा हुआ इंसान जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं बहुब्रीहि समास। इसलिए इसका जो मेजर कॉलम है वो इसके पहले वाले सेकंड वाले में था बहुब्रीहि समास, तो आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। क्लियर है। जैसे मैं चलिए कुछ एग्जाम्पल और समझाता हूँ आपको। लंबोदर, लंबा है उदर, उदर यानी पेट, लंबा पेट किसका है, गणेश जी का, इसलिए उनको बोलते हैं लंबोदर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर पीछे कोई छुपा हुआ, जैसे त्रिनेत्र, तीन नेत्र, तीसरी आंख, नेत्र ने आंख, तीसरी आंख किसकी होती है, शिव जी की, ठीक है, शंकर भगवान जी की, तो वो क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। यानी कि इस शब्द के पीछे कोई अगर हम किसी खास इंसान या भगवान की बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बहुब्रीहि समास। इस तरीके से पहचाना जाता है समास को। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न 4 में बोला गया है शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत। इस क्वेश्चन का मतलब है जो शुद्ध यानी कि जो सही वाक्य है, जो सही सेंटेंस है, उनके समक्ष यानी कि उनके सामने आपको आम यानी कि सत्य, हाँ लिखना है, और जो अशुद्ध यानी कि जो रॉन्ग वाक्य है, जो सेंटेंस है, उनके समक्ष यानी कि सामने न यानी कि नहीं या असत्य, इति यानी कि ये आपको लिखना है। यानी कि आम लिखना है या फिर न लिखना है। सही होगा तो आम यानी कि हाँ सत्य, न यानी कि नहीं असत्य, ये आपको लिखना है। तो चलिए वन बाय वन इनको देखते हैं। तो इसके पहले वाले क में बोला गया है अपठिताम इत्यस्मिन् पदे एक वचनम अस्ति। इस क्वेश्चन का मतलब है ये जो वर्ड है अपठिताम, इस पद में, इस शब्द में एक वचन है। अभी एक वचन है कि नहीं है, तो ये आम या न कैसे लिखेंगे, तो मैं आपको कुछ कौन से बताता हूँ। जब भी कोई भी शब्द में अगर सामने अ है, पहली बात अ है मतलब ये हो जाता है लंग लकार। लंग लकार यानी क्या होता है, पास्ट टेंस, ठीक है, भूतकाल के बारे में बात हो रही है। तो इसके लिए आपको ये जो है लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार, ये तो आपको पता होने ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ और देखते हैं क्या ये एक वचन में आता है या नहीं है। वैसे तो आपने आंसर देख लिए होंगे, इसका आंसर न है, फिर भी चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि अपठिताम ये कहाँ पे आता है। तो ये पठ धातु का लंग लकार यानी कि भूतकाल टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, और पठ यानी क्या होता है, मीनिंग पढ़ना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए इसका जो है आपको पता होना चाहिए लंग लकार हमेशा कैसे बनता है। तो पहले अ लगता है, सब में आपको दिख रहा है अ वर्ड आ रहा है। अगर अ आ गया यानी कि लंग लकार, ये तो फिक्स हो गया। ये देख लीजिए, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो सब में अ सामने है, फिक्स है। अब आखिरी में देखिए पहले में क्या लगता है, अ त अ ताम अ न, अ ह, ये ह जो है विसर्ग का है, अ तम अ त, अ म अ आव और अ आम, इस तरीके से याद किया जाता है। बाकी बीच में कोई भी धातु आप कोई भी पढ़ के बदले आप लिख भर सकते हो। लिखने के लिए अलिखत, अलिखताम, अलिखन, अलिखह, अलिखतम, अलिखत, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम, ऐसे कुछ भी बना सकते हो आप। सिर्फ बीच वाला आपको चेंज करना है। तो जो फिक्स है वो तो याद होना चाहिए, अत, अतम, अन, अह, अतम, अत, अम,
आव, आम। अभी क्या हम याद करेंगे, आपको समझ में आ रहा है, राइट। तो क्वेश्चन क्या था कि ये जो वर्ड है अपठताम, ये एक वचन है क्या? ये एक वचन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये द्विवचन के अंदर आ रहा है, इसलिए ये हो जाएगा न, यानी कि गलत। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ख वाले क्वेश्चन में बोला गया है गच्छन्तु इत्यस्मिन् पदे लिट लकारः अस्ति। तो जो गच्छन्तु, ये जो वर्ड है, इस पद में, इस शब्द में लिट लकार है क्या? तो लिट लकार क्या होता है? ये होता है भविष्य काल को बताता है, फ्यूचर टेंस को बताता है, और हमेशा फ्यूचर टेंस में संस्कृत में आखिरी में श्यति या श्यसः या फिर स्यति, स्यतः, स्य वर्ड आता है। स्यति, स्य, श्य, ये आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पे कहीं भी मेरे को श्य या स्य देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा न। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि लिट लकार में क्या होता है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है लिट लकार यानी कि भविष्य काल। तो यहाँ पे देखिए आखिर में श्य, श्यति, श्यत, श्यंति, श्यसि, श्यथ, श्यथत, श्यामी, श्यावह, श्यामः, ये सब आता है। लेकिन यहाँ पे क्या था? गच्छन्तु, तो इसमें लिट लकार बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं दिखाता हूँ गच्छन्तु कहाँ आता है, ये देखिए। तो ये कौन सा है? ये लोट लकार में आता है। ठीक है, लोट लकार आपको याद होना चाहिए। एक लट लकार याद होना चाहिए आपको, एक लंग लकार, एक लिट लकार, एक लोट लकार, और आखिरी विधि लंग लकार। ये 5 तो आपको बिल्कुल याद होने ही चाहिए। तो ये जो गच्छन्तु, ये गच्छन्तु कौन से लकार में आता है? तो आंसर होगा लोट लकार। लिट लकार का पार्ट नहीं है, लिट लकार में नहीं आता है, बिकॉज लिट लकार में आपको हमेशा श्यति, श्य तो आएगा ही आएगा, श्य या फिर आधा स। ठीक है, श षटकोण का आएगा, या तो आधा या फिर आधा स सरोते का, ये तो आएगा ही आएगा, तब जाकर के वो लिट लकार होता है। ठीक है, प्रैक्टिस से आपको आएगा, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे याद करते हैं इसको। ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आमह, ये हो गया लट लकार का। लंग लकार मैंने अभी बताया था, अत, अताम, अन। ठीक है, अह, अतम, अत, अम, आव, आम। ठीक है, लिट लकार कैसे याद करते हैं? शति, देखिए लिट लकार को याद करने का सिंपल तरीका बताता हूँ। जो आपने याद किया लट लकार तीतः अंति, तो तीतः अंति के पहले क्या लगा? तो श्य, तो शति, श्यतः, श्यंति, श्यसि, श्यथः, श्यत, श्यामी, श्यावह, श्यामः, इस तरीके से याद करते हैं। लोट लकार को मैं बता देता हूँ। तू, ताम, अंतु, अ यानी कोई मात्रा ही नहीं है, अतम, त, आनी, आव, आम। विधि लंग लकार मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो में आपको सारी डिटेल्स में जानकारी मिल सके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं ग क्वेश्चन। इसमें बोला गया है अगच्छत इत्यस्मिन् पदे एकवचनम अस्ति। तो जो वर्ड है अगच्छत, इस पद में, इस शब्द में ये एक वचन है क्या? तो आंसर होगा आम। बिल्कुल सही बात है, अगच्छत जो है वो एक वचन का ही है। अभी हमने आपको बताए थे अत, अताम, अन। तो देखिए अत, ये तो पहला ही था, एक वचन था, तो इसलिए ये एक वचन का है। अभी दिखाया था। अगर आपको यकीन नहीं है या थोड़ा डाउट है तो पीछे जा करके देखिए, फिर आपको दिख जाएगा अत जो है वो एक वचन में ही था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आम। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट घ क्वेश्चन में बोला गया है पठति इत्यस्मिन् पदे लट लकार अस्ति। ये बोला जो पठति जो शब्द है, इस शब्द में, इस पद में लट लकार है क्या? आंसर विल बी आम। हाँ, सही बात है। अभी हमने देखे थे लट लकार का क्या था? ती तह अंति। तो देखिए ती है कि नहीं आखिरी में? आखिरी में ती है, इसलिए ये जो है ती दिख रहा है, तो ये लट लकार होगा। ती तह अंति, सी तह, आमी, आवह, आमह। ये याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर जैसे स्पीड से मैं बोल रहा हूँ, ऐसे ही स्पीड से आप भी बोल सकते हैं। तो इसलिए ये लट लकार का प्रेजेंट टेंस का है, बिल्कुल सही बात है, तो इसलिए आम हो जाएगा। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स गलती करते हैं। कई बार देखते हैं जो क्वेश्चन में क्या बोला गया, पहले क्वेश्चन देखते हैं। अधिकारः इत्यस्मिन् पदे अधि उपसर्गः अस्ति। तो इस क्वेश्चन का मतलब है जो अधिकार, ठीक है, अधिकार यानी कि ये जो पद है, ये जो शब्द है, इसमें अधि उपसर्ग है क्या? तो जल्दबाजी में स्टूडेंट्स लिखते हैं सीधा उठा के न। रुको जरा, सबने वही बोले ना, सब्र करो। ये डायलॉग से याद करने का टाइम नहीं है दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को याद करने का टाइम है। तो इस डायलॉग से ज्यादा थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करते हैं। स्टूडेंट्स इसको न क्यों लिखते हैं, मैं पहले बताता हूँ। स्टूडेंट्स को ये पता है कि जो अ है ये उपसर्ग होता है, अधि उपसर्ग नहीं होता है। अ क्यों? उन्होंने कई बार देखे अनिश्चित,
असत्य, तो अ जो है उपसर्ग होता है। लेकिन कभी भी जब आप उपसर्ग पहचानते हैं तो आपको ये सोचना होता है कि अगर यहाँ पे उपसर्ग होगा तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके बाद वाला वर्ड देखो ये शब्द है कि नहीं, वो शब्द कभी आपने सुनी हो कि नहीं। धीकारह, धिकारह वर्ड प्रॉपर नहीं है, सही नहीं है, इसलिए यहाँ पे इस शब्द में जो है उपसर्ग नहीं होगा। लेकिन अगर अधि यहाँ पे उपसर्ग ले लेंगे तो कार एक वर्ड है, कार जो हम चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, तो कार शब्द है। तो उपसर्ग को हटा करके हमेशा उसके बाद वाला शब्द जरूर देखना कि वो शब्द जो है वो आपने कभी सुने हो कि नहीं। अगर वो शब्द है, वो आपने शब्द सुने हो, तो आपका जो उपसर्ग है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे नहीं है उपसर्ग बल्कि अधि उपसर्ग है। तो इसमें यही बोला गया कि अधिकार शब्द में जो अधि है ये उपसर्ग यानी क्या होता है, जो सामने लगता है। उपसर्ग यानी क्या होता है, ऐसे शब्द जिनमें सामने जुड़ करके वो एक नया शब्द बनाते हैं। ठीक है, तो जो सामने जुड़ता है उसको बोलते हैं उपसर्ग, और जो बाद में जुड़ता है उसको बोलते हैं प्रत्यय। ये आपको पता होगा, जो सामने जुड़ता है वो उपसर्ग, जो बाद में जुड़ता है वो प्रत्यय। तो अधिकार शब्द में जो सामने जुड़ रहा है वो शब्द क्या है, अधि। और ये जो अधि है ये उपसर्ग इसलिए क्योंकि उसके बाद वाला भी जो शब्द बच रहा है वो भी एक शब्द सही शब्द है। तो अधि यहाँ पे उपसर्ग है, तो आंसर होगा आम। बिल्कुल सही बात है, अधिकार शब्द में अधि जो है वो उपसर्ग है। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में बोला गया है प्राचार्य इत्यस्मिन् पदे प्रा उपसर्ग अस्ति। यहाँ बोला है जो वर्ड है प्राचार्य, इस शब्द में, इस पद में जो प्रा है वो उपसर्ग है क्या। आंसर आएगा न यानी कि नहीं है। क्यों नहीं है भाई, देखिए अभी मैंने क्या सिखाया, ये बोल रहा है प्रा जो है वो उपसर्ग है। ठीक है, प्रा को हटा देते, ये प्रा को हटा दिए। ठीक है, क्या बच रहा है, चार्य वर्ड नहीं होता है, कभी हमने सुना ही नहीं है। यहीं पे अगर मैं ये बोलूँ सिर्फ प्र जो है वो उपसर्ग है तो वो सही हो जाएगा। तो प्र अगर होता उपसर्ग तो ये सही होता। क्यों, प्र हटा देंगे तो क्या बच रहा है, आचार्य, आ की मात्रा बच रही है। आचार्य शब्द होता है, आचार्य यानी कि हमारे गुरुजन, राइट। तो आचार्य शब्द है, इसलिए यहाँ पे प्रा जो है वो उपसर्ग है क्या, नहीं है, न। अगर ये क्वेश्चन अगर घुमा के बोर्ड एग्जाम में कर दे प्र डाल देगा तो आपको न नहीं लिख के आना है। इसलिए मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि रटना नहीं है। अगर यहाँ पे प्र कर देगा तो आप क्या बोलेंगे, हमने तो सेट में पढ़े थे वहाँ पे न था। ऐसा नहीं होता है, कॉन्सेप्ट को समझना होता है स्टूडेंट्स। तो प्र धन आचार्य, प्र उपसर्ग है, सही है। लेकिन प्रा कोई भी उपसर्ग नहीं है इस केस में। ठीक है, तो प्रा जो है वो उपसर्ग है बोल रहे हैं यहाँ पे, गलत बात है। न इसलिए आ जाएगा क्योंकि ये गलत बात है, अशुद्ध है, इनकरेक्ट है, रॉन्ग है। क्लियर है, प्रश्न 4 समझ में आ गया। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न 5 में बोला गया है एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी कि एक पद में, एक शब्द में, पद यानी क्या होता है, शब्द। तो एक शब्द में आपको यहाँ पे उत्तर यानी कि इसका आंसर जो है वो लिखत यानी कि लिखना है। तो इसके अंदर टोटल 6 क्वेश्चन है। चलिए 1 बाय 1 इनको देखते हैं। क क्वेश्चन में बोला गया है बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श। तो इस क्वेश्चन का मतलब है जो बुद्धिमती यानी कि जो दिमाग वाली जो औरत थी, बुद्धिमती जो औरत थी उसने कुत्र यानी कि कहाँ पे, व्याघ्रम यानी कि बाघ को, ददर्श यानी कि देखी। तो बुद्धिमती ने कहाँ पे बाघ को देखी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है गहन कानने। गहन यानी कि घना और कानन यानी कि जंगल। तो घने जंगल के अंदर उसने एक बाघ को देखी। ठीक है, तो बुद्धिमती ने बाघ को घने जंगल में देखी। ये हो गया पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ख में बोला गया है दुर्बले सूते कस्या अधिका कृपा भवती। इस क्वेश्चन का मतलब है दुर्बले यानी कि दुर्बल यानी कमजोर, सूते यानी कि पुत्र को। तो कमजोर पुत्र को देखकर कस्या यानी कि किसको, अधिक यानी कि सबसे ज्यादा, कृपा यानी कि दया या कृपा, भवती यानी कि होती है। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि दुर्बल यानी कि कमजोर पुत्र को देख करके किसको सबसे ज्यादा दया आती है, कृपा आती है। तो इसका आंसर है मातुहु यानी कि माँ को, क्योंकि माँ है वो। तो माँ को अपने बेटे पर चाहे वो कमजोर हो चाहे मजबूत हो, उसके ऊपर हमेशा उसको कृपा यानी कि दया जो है वो आती है। तो आंसर हो जाएगा मातु यानी कि माता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ग क्वेश्चन में बोला गया है सरसह तीरे के वसंती। सरसह यानी कि तालाब, तीरे यानी कि किनारे। तालाब के किनारे पे के यानी कि कौन, वसंती यानी कि रहते हैं। तो तालाब के किनारे पे कौन रहते हैं। तो आंसर है वक सहस्रह। सहस्र यानी क्या होता है, जो वर्ड है सहस्र इसका मतलब होता है हजारों। और ये वक नहीं बकह है, तो इसको आप ब लिखेंगे। ठीक है, बक यानी क्या होता है बगुले।
तो हजारों बगुले जो हैं वो तालाब के किनारे पर रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? 3 क्वेश्चन हो गए। चलिए नेक्स्ट 3 देखते हैं। देखा जाए तो इन तीनों क्वेश्चन में प्रत्यय के ऊपर क्वेश्चन है, तो चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। यहाँ लिखा है पठितवान इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्यय अस्ति। तो ये जो शब्द है, इस शब्द में, इस वर्ड में पठितवान वाले शब्द की बात हो रही है। तो पठितवान शब्द में कह यानी कि कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होता है मैंने आपको समझाया था, जो सबसे लास्ट में लगता है। लेकिन अगर आप संस्कृत में देखने जाओगे तो संस्कृत के प्रत्यय थोड़े से अलग होते हैं हिंदी ग्रामर के कंपैरिजन में। क्या अलग होते हैं मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा वैसे तो। चलिए आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे कृतवतु की तरफ देखते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कृतवतु पे ही हमारा मेन फोकस है। क्योंकि यहाँ पे देखिए जब भी आपको आखिरी में तवान या टवान, तवान टवान, तवान टवान, ये तवान जहाँ पे भी आपको दिखे, यहाँ कभी कभी टवान भी हो जाता है, तो तवान या टवान, ठीक है, जहाँ पे भी आपको तवान या टवान दिखे तो वहाँ पे कौन सा होता है, कभी भी याद रखना, प्रत्यय वहाँ होता है कृतवतु। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या था। क्वेश्चन में था ये वाला वर्ड, ठीक है, पठितवान। पठितवान यानी कि आपको दिख रहा है लास्ट में तवान आ गया, तो तवान आ गया मतलब ये क्या हो जाएगा, कृतवतु प्रत्यय यहाँ पे है। जो आखिरी में लगा हुआ है प्रत्यय वो है कृतवतु। तो जब भी तवान या टवान दिखेगा तो वहाँ पे हमेशा क्या होता है, कृतवतु होता है। ये आपको पता हो जाना चाहिए अब तक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देख सकते हैं आंसर भी लिखा हुआ है कृतवतु। यहाँ पे मिसप्रिंट है कि वह जो है वो पूरा होना चाहिए, ठीक है, कृतवतु। तो ये हो गया घ वाले का आंसर कि पठितवान में कृतवतु जो है वो प्रत्यय है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है क्र प्लस तुमुन मिलित्वा किम भवति। क्र और तुमुन मिलित्वा यानी कि मिल करके, किम यानी कि क्या, भवति यानी होता है। अब देखिए जब भी आप यहाँ पे तुमुन प्रत्यय देख रहे हैं, जो बाद में लग रहा है वो तुमुन है, और तुमुन क्या है, प्रत्यय है। जब भी तुमुन अगर जुड़ेगा तो जुड़ते टाइम पे तुमुन का सिर्फ तुम, ये उन नहीं जुड़ेगा, ठीक है, सिर्फ तुम जुड़ेगा। तो करतुम क्या हो जाएगा, ये करतुम। ये कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि तुमुन का सिर्फ तुम जुड़ता है। चलिए मैं आपको और भी थोड़े से एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ। देखिए तुमुन प्रत्यय है तो आखिर में सब में तुम है। तो कभी भी याद रखना जब भी तुमुन प्रत्यय जुड़ेगा तो सबके आखिरी में क्या लग जाता है, तुम लग जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है आदाय इत्यस्य पदे कह प्रत्यय अस्ति। ये जो आप देख रहे हैं आदाय, इस पद में, इस शब्द में कह यानी कि कौन सा प्रत्यय अस्ति यानी है। तो आदाय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, अब मैं आपको बता रहा हूँ। आखिरी में जब भी आपको यह दिखे, आखिरी में आपको जब भी क्या दिखना चाहिए, यह दिखना चाहिए, विसर्ग नहीं होना चाहिए उसके आखिरी में, सिर्फ यह होगा चल जाएगा, विसर्ग जो है वो नहीं चलेगा। तो अगर आखिरी में सिर्फ यह लगा हुआ है तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय होता है, ल्यप। क्या होता है, ल्यप। ल भी हट जाता है, प भी हट जाता है, सिर्फ यह जुड़ जाता है वहाँ पे। क्लियर है? आपको मैं और भी एग्जाम्पल दिखाता हूँ। चलिए ये देखिए यहाँ पे ये लप प्रत्यय है और सबके आखिरी में आपको क्या दिख रहा है, यह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो सबके आखिरी में अगर यह आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखिए यह है, आधा ह और फिर यह जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ भी आपको यह दिख रहा है, जहाँ भी आपको यह दिखे आखिरी में तो वहाँ पे कौन सा प्रत्यय होता है, वहाँ पे प्रत्यय होता है ल्यप। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें, जिनसे उनका भी कॉन्फिडेंस और जो लर्निंग है, जो हर स्टूडेंट्स या मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है संस्कृत से डरते हैं, उनका डर खत्म होते जाएगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे कि हमको बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। तो आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं। थैंक यू।